Hello students, welcome to All About Civil. लास्ट यूनिट वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट यूनिट है हमारी सॉइल पॉल्यूशन. यूनिट 4 सॉइल पॉल्यूशन. तो सॉइल पॉल्यूशन एक बेसिक आइडिया आप लोगों को होगा जब आपने 9th 10th या 7th 8th से पॉल्यूशन पढ़ना शुरू किया होगा. पॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ को जब हम डिग्रेड कर देते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी को हम ख़राब कर देते हैं, तो उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं. तो अब ये पॉल्यूशन हम बहुत टाइप का पढ़ चुके हैं. एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन. तो ये सब हम पॉल्यूशन पढ़ चुके हैं. वाटर पॉल्यूशन हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं सॉइल पॉल्यूशन और आगे हम नॉइज़ पॉल्यूशन भी पढ़ेंगे. तो सॉइल पॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि जब भी जो नेचुरल सॉइल होती है उसको हम डिग्रेड कर देते हैं. डिग्रेड मीन्स उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी थी उसको हम चेंज कर देते हैं. अब ये चेंज कैसे होता है? उसके अंदर हम कुछ ऐसे मटेरियल्स मिला देते हैं या फिर जाने ना जाने मिल जाते हैं, वेस्ट सब मिल जाता है सॉइल के अंदर, तो उससे सॉइल की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है और सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है. तो ये सॉइल पोल्यूशन होता है. डेफिनेशन पढ़ते हैं सॉइल पोल्यूशन की. उससे पहले देख लो टेबल ऑफ कंटेंट्स, सबसे ऊपर दिख रहा है. टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमें यानी कि क्या क्या टॉपिक्स इस यूनिट में हमें कवर करने हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ सॉइल पोल्यूशन. ऑब्वियस सी बात कि सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल पोल्यूशन बेसिकली होता क्या है. सॉइल पोल्यूशन समझने के बाद हम शुरुआत करेंगे पॉल्यूटेंट्स दैट कंटामिनेट सॉइल, यानी कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सॉइल को कंटामिनेट करती हैं. यानी कि जैसे हमने अलग अलग वेज पढ़े थे वाटर पोल्यूशन में कि क्या क्या चीज़ें वाटर को पॉल्यूट कर रही हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें सॉइल को पॉल्यूट कर रही हैं या कंटामिनेट कर रही हैं. इसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस दैट कॉज सॉइल पोल्यूशन. अब ऐसे क्या क्या प्रोसेस हैं जिससे हम सॉइल पोल्यूशन कर देते हैं, कैसे किन किन कारणों से सॉइल का पोल्यूशन हो जाता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी कि सॉइल पोल्यूशन अगर हुआ है तो उसका असर क्या पड़ा है. अब असर हम पढ़ेंगे हर चीज़ पर. एनवायरनमेंट पर क्या असर है, ह्यूमन की हेल्थ पर क्या असर है, एनिमल्स पर क्या असर है. तो हम ऑब्वियस सी बात है कुछ पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका नेगेटिव ही फ़र्क पड़ता है. अब ऐसा तो नहीं है कि अगर पॉल्यूशन हुआ है तो सुधार होगा, अगर एयर पॉल्यूशन है तो एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा. तो जब भी पॉल्यूशन हो रहा है तो असर नेगेटिव ही है, तो इसलिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. और लास्ट में हम पढ़ेंगे हाउ कैन सॉइल पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड, कि अब ये जो सॉइल पॉल्यूशन हुआ है इसको कंट्रोल कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स कंट्रोल करने से सॉइल पोल्यूशन कम हो सकता है. तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन रेफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल विथ एनामेलस कंसंट्रेशंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. यानी कि सॉइल पोल्यूशन बेसिकली ये बात है कि जब भी सॉइल के अंदर हम ऐसे कंटामिनेशन कर देते हैं किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की. टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कोई भी पॉल्यूटेंट जो कि सॉइल के लिए टॉक्सिक की तरह बिहेव कर रहा है, सॉइल के लिए वो जहर की तरह बिहेव कर रहा है. तो जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि सॉइल की क्वालिटी ख़राब कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंटामिनेशन सॉइल का, और इससे सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है. It is a serious environmental concern since it harbors many health hazards. अब ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है हमारे लिए, क्योंकि इससे हेल्थ हैज़ार्ड्स होते हैं. हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है लोगों की, एनिमल्स की, तो इसलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल एक्सपोजर टू सॉइल कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन increase the risk of contracting leukemia. अब
एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये हैज़ार्डस है। तो जो भी ऐसी सॉइल होती है जहाँ पर बेंजीन बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ जो लोग उसके कांटेक्ट में रहते हैं ऐसी सॉइल के जहाँ बेंजीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वहाँ के लोगों को ल्यूकेमिया होने के चांसेस रहते हैं। ल्यूकेमिया एक स्किन डिसीज़ होती है, तो ये डिसीज़ होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। एन इमेज डिटेलिंग द डिस्कलरेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू सॉइल पॉल्यूशन इज़ गिवन बिलो। अब देखो, आपको फिगर दिख रही है। फिगर में सॉइल एक्चुअली कैसी होती है, जहाँ पर प्लांट्स लगे होते हैं, सॉइल एकदम हाई स्ट्रेंथ में रहती है, बिखरी नहीं रहती है, और कलर भी उसका ब्राउनिश रहता है, ग्रेइश ब्राउनिश। लेकिन यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रही है, इस फिगर में पूरी मिट्टी उजड़ी उजड़ी सी दिख रही है और मिट्टी का कलर भी काफ़ी डल हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है? डिसकलरेशन यानी कि सॉइल का कलर क्यों उड़ जाता है या क्यों चेंज हो जाता है? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से सॉइल का कलर भी चेंज हो जाता है। तो आप ये डेफिनेशन पढ़ो सॉइल पॉल्यूशन में जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी है। ओके, सॉइल पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर। It is important to understand that soils contain compounds that are harmful, toxic to human beings and other living organisms. हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉइल के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए और साथ में एनिमल्स के लिए नुकसानदायक हैं। However, the concentration of such substances in unpolluted soil is low enough that they do not pose any threat to the surrounding ecosystem। यानी कि जो ऐसे सॉइल है जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत कम है, अगर थोड़ा बहुत है भी तो उसका लेवल इतना है कि वो किसी को हार्म नहीं करता है, किसी की हेल्थ पर असर नहीं डालता है। When the concentration of one or more such toxic substances is high enough to cause damage to living organisms, the soil is said to be contaminated। अब हम सॉइल को कंटामिनेटेड वाली कैटेगरी में कब रखते हैं? जब उसमें कुछ भी कंपाउंड एक पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंच जाते हैं, यानी कि वो जो भी उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा होना कि वो जो भी आसपास की एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं उन पर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब होने लगती है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम मान के चलते हैं कि सॉइल कंटामिनेटेड है। द रूट कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इज़ ऑफन वन ऑफ द फॉलोइंग। अब जो मेन कारण है सॉइल पॉल्यूशन का वो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर, एक्सेसिव और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। सेकेंड, excessive industrial activity, and third, poor management or inefficient disposal of waste। अब सबसे पहला पॉइंट देखो, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों सॉइल पॉल्यूशन का कॉज है? क्योंकि हम एग्रीकल्चर करते वक्त बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इन सब का हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी क्रॉप बेहतर तरीके से ग्रो कर पाए, और साथ में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, कीटनाशक, क्योंकि जिससे फसल ख़राब ना हो जाए, कीड़ों से उसको नुकसान ना हो। तो हम तो ये पॉजिटिव काम के लिए यूज़ कर रहे हैं कि फसल अच्छे से ग्रो हो जाए और कीटनाशक हो जाए, लेकिन इन फर्टिलाइज़र्स, इन पेस्टिसाइड्स और इन इंसेक्टिसाइड्स का जो फ़र्क पड़ता है
वो पड़ता है सॉइल पर। अब सॉइल में जो ओरिजिनल अमाउंट में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉस्फोरस वगैरह जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर रेशो होता है कि इतने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स और एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स सब यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से उसकी सॉइल ख़राब होने लगती है और डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि सॉइल प्रॉपर नहीं रह पाती, नेचुरल नहीं रह पाती। तो एग्रीकल्चर में जब हम एक्सेसिव कर देते हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का, या फिर प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, तो ये नुकसान पहुंचाता है। अब ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से होता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जब हम एग्रीकल्चर एक्सेसिव करते हैं, जैसे अलग अलग क्रॉप सीज़न है, हमें बीच में गैप लेना होता है, लेकिन हम उस टाइम पर भी लैंड को खाली नहीं छोड़ते हैं, उसमें भी हम कुछ ना कुछ बो देते हैं। तो इससे लैंड की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि लैंड के अंदर, किसी भी ग्राउंड के अंदर वापस से अपने न्यूट्रिएंट्स को लाने का टाइम कब होता है? जब उसके अंदर फसल ना उगी हो। अगर हम लगातार फसल उगाते रहेंगे, काटते रहेंगे, फिर गैप नहीं मिला, फिर से हमने दूसरी फसल बो दी, फिर काटा जल्दी से और फिर से दूसरी फसल बो दी, तो इससे क्या होगा? सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो तो सब क्रॉप ने यूज़ कर लिए, एक के बाद एक क्रॉप आती गई, न्यूट्रिएंट्स लेती गई। तो अब हर चीज़ की एक लिमिट है, तो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। अब वो ग्रो कब कर पाते हैं? अगर हम 1-2 महीने के लिए बीच में लैंड को बैरन छोड़ देते हैं। बैरन मीन्स खाली लैंड छोड़ देते हैं, उसमें हम कुछ नहीं उगा रहे हैं फ़िलहाल। तो इस टाइम पर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब सॉइल के अंदर रहेंगे और बढ़ने लगते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। और सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो फिर आगे जो हम फसल उगाएंगे उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं किसी चीज़ का, तो वो ख़राब हो ही जाती है। जैसे अति सर्वत्र वर्जित है, यानी कि हर चीज़ की एक्सेस ख़राब है। तो सेम चीज़ अगर हम एग्रीकल्चर में भी बार बार चीज़ों का यूज़ करते रहेंगे लैंड का, तो वो लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं सॉइल पोल्यूशन के, वो था एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में हमने 2 पढ़े हैं कि या तो हम एक्सेसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यानी कि लैंड को उसके न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व वापस से लेने का मौका नहीं दे रहे हैं, हर अंतराल पर हम फसल उगा रहे हैं बार बार। तो एक तो ये नुकसान है। और दूसरा, अगर हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र्स का, तो भी लैंड पर हमारा बुरा असर पड़ता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है एग्रीकल्चर में पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, एक्सेसिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोई भी प्लांट है, प्लांट मीन्स कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर आसपास की जो जगह है, सबसे पहले तो वो देखते हैं कि अगर वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है तो लैंड पहले हरी भरी थी, तो अब वहाँ लोग आते जाते रहेंगे, तो वहाँ जो क्रॉप्स थी वो वहाँ से हट जाएंगी, लैंड की क्वालिटी ख़राब हुई। अब जैसे आप देखते हो कि कोई अगर जगह है जहाँ पर टूरिस्ट पहले बहुत कम आते थे, तो वहाँ पर साफ़ सुथरा रहता था, लेकिन जैसे जैसे लोग जाते रहते हैं, टूरिस्ट बढ़ते रहेंगे, तो अब लोग क्या करते हैं? गंदगी करते हैं, जो भी खाया वही साइड में फेंक दिया। इस तरीके से सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है। तो ऐसे ही जहाँ इंडस्ट्री हम बनाते हैं, तो सबसे पहले तो इस चीज़ से ख़राब होती है कि वहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, और आने जाने के साथ साथ कूड़ा करकट, केमिकल ये सब फैलते हैं। दूसरी बात, अब जो इंडस्ट्री बनी है तो वहाँ पर जो वेस्ट होगा, अगर उसका प्रॉपरली डिस्पोज का इंतज़ाम नहीं है, यानी कि जो भी कूड़ा प्रोड्यूस हुआ है उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं करेंगे, ऐसे ही आसपास डिस्चार्ज कर दिया, सपोज़ कोई केमिकल निकल रहा है तो वहीं हमने खेत में बहा दिया पीछे, तो आसपास की लैंड पॉल्यूट हुई। कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल है, उसको हमने बाहर ड्राई होने के लिए बाहर रख दिया, तो उन चीज़ों से भी इंडस्ट्री में जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब का लैंड पर
असर पड़ता है, वहाँ की लैंड धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। डिटेल में अभी हम स्टडी करेंगे कि किस किस टाइप से ख़राब हो रही है। और फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास पुअर मैनेजमेंट और इनएफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। यानी कि पुअर मैनेजमेंट का मतलब है कि हर चीज़ को जब हम प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, सपोज़ वाटर, जब हमने पढ़ा था कि वाटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो हम ओपन में ना लेके जाके उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजें, जिससे कि वाटर रिसाइकल भी हो जाए और उसको फर्दर हम आगे यूज़ भी कर सकें। तो ऐसे ही पुअर मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी वेस्ट है, चाहे वो घरों का वेस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्री का वेस्ट है, चाहे वो किसी फैक्ट्री का वेस्ट है, तो हर चीज़ के वेस्ट को हमें प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। अगर हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, तो जैसे अगर हम डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालेंगे, कूड़ा हम बाहर डाल रहे हैं, तो लैंड का पॉल्यूशन है। ऐसी कोई इंडस्ट्री का वेस्ट है, इंडस्ट्री ने प्रॉपर डंप ना करा कर, डिस्पोज ना करा के, ऐसे ही कोई एक खाली लैंड पड़ी थी वहाँ पर अपना सारा कूड़ा डाल दिया, तो अब जब उन्होंने कूड़ा डाल दिया तो वहाँ की जितनी भी लैंड की प्रॉपर्टी थी, लैंड के न्यूट्रिएंट्स थे, सब वहाँ नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि अब ना तो वहाँ घास उगेगी और ना ही कोई क्रॉप हम उगा सकते हैं, तो वो लैंड वहाँ से ख़राब हो गई, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे बर्बाद होती रहेगी। और इनएफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इसका मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर हमने शहर से कूड़ा इकट्ठा किया, पूरे सारे एक एक घर का गली में कूड़ा लेने वाला आया, हमने उसको दे दिया, वो कूड़ा ले जाकर मेन सिटी में जहाँ इकट्ठा हो रहा है कूड़ा, वहाँ लेकर चला गया। अब ट्रक्स के थ्रू वो कूड़ा कहाँ ले गए, शहर के बाहर ले गए, लेकिन शहर के बाहर जाकर ही कहीं ऐसे ही ओपन में डाल दिया, तो सारा कूड़ा इकट्ठा होकर अब कितना सारा वेस्ट होता है, प्लास्टिक्स होती हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लैंड के लिए ख़तरनाक है। तो ये सब कुछ चीज़ें मिलकर लैंड को पॉल्यूट करती हैं। तो ये हमारा इनएफिशिएंट डिस्पोजल नहीं हुआ, क्योंकि हमने इकट्ठा तो किया कूड़ा, लेकिन हमने प्रॉपरली उसको या तो डिस्पोज नहीं किया, और हमने उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, रिसाइकल प्रोसेस में नहीं भेजा। क्योंकि कूड़ा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर से हमने उसको ओपन में ही डाल दिया कहीं। अब ओपन में डालने से लैंड पॉल्यूट हुआ, क्योंकि इतने सारे प्लास्टिक्स रहते हैं, इतना सारा कूड़ा, इस टाइप का केमिकल्स, इंडस्ट्री का वेस्ट, सब मिक्स होकर लैंड को पॉल्यूट कर देता है, लैंड की क्वालिटी ख़राब कर देता है। तो ये आता है पुअर मैनेजमेंट, यानी कि हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है, और इनएफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि हमारा काम पूरी तरीके से नहीं हो पाया। रीड करो एक बार आप इसको, 3 पॉइंट्स जो बताएं। ओके, पॉइंट्स क्लियर है। द चैलेंजेस फेस्ड इन सॉइल रेमेडिएशन, decontamination of soil are closely related to the extent of soil pollution। अब जो हम चैलेंज फेस करते हैं सॉइल को वापस से सही करने में, यानी कि पहले तो कंटामिनेशन हुआ, हमने पॉल्यूटेंट्स को ऐड कर दिया, जानबूझ के नहीं किया है लेकिन ऐड हो गए हमारी गलतियों की वजह से, तो उसको डीकंटामिनेट करना, यानी कि वो पॉल्यूटेंट्स सॉइल से हटाने, तो इसमें हमें काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ता है। The greater the contamination, the greater the requirement of resources for remediation। अब जितना ज़्यादा कंटामिनेशन होगा, उतना ज़्यादा हमें एफर्ट्स लगेंगे उस पॉल्यूशन को रिमूव करने में। सिंपल सी बात यह है कि जितना ज़्यादा हम सॉइल को पॉल्यूट कर देंगे, उतना ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, उतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी हमारी उस सॉइल को वापस से साफ़ करने में। तो ये हमारे लिए इसलिए एक चैलेंज है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स दैट
contaminate soil. Some of the most hazardous soil pollutants are xenobiotics, substances that are not naturally found in nature and are synthesized by human beings. अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंटामिनेशन क्या क्या है? ऐसी चीज़ें जो कि नेचुरली नहीं बनी है, उनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है. सबसे बेहतर आप एग्जांपल ले सकते हो प्लास्टिक नेचुरली नहीं बनी है, प्लास्टिक्स बनाई है ह्यूमन बींग्स ने. तो जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं नेचुरली नहीं बने हैं और उनको ह्यूमंस ने सिंथेसाइज करा है, तो उन्हें हम बोलते हैं जेनोबायोटिक्स. अब देखो, आपको एक फिगर दिख रही है ऊपर जो पैराग्राफ है, बस इतना हमें पढ़ना था उसमें कि जेनोबायोटिक्स होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि पहले से अर्थ पर मौजूद नहीं थे, इंसानों ने उसे बनाया, जैसे कि प्लास्टिक्स. तो वो एक वेस्ट है. अब सीधा डायग्राम पर आ जाओ. डायग्राम जो दिख रहा है, सर्कल में येलो पोर्शन दिख रहा है, ब्लू, पिंक और पर्पल. तो इस टाइप से हमें 4 कलर दिख रहे हैं. अब अगर हम टोटल पॉल्यूशन देखते हैं किसी भी सॉइल में, तो हमें इन 4 पॉइंट का पॉल्यूशन दिखेगा. तो देखो, सबसे ज़्यादा है येलो वाला, सबसे ज़्यादा कलर आपको येलो दिख रहा है. तो येलो कलर कौन सा है? हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन से जितना कूड़ा हो रहा है, जितना पॉल्यूशन हो रहा है, वो है 42%, 42%. फिर उसके बाद पर्पल कलर का सबसे ज़्यादा है. तो पर्पल कलर का कौन सा है? हैवी मेटल्स, यानी कि हैवी मेटल्स की वजह से 31% पॉल्यूशन हो रहा है. फिर पिंक कलर आता है. पिंक कलर शो कर रहा है मिनरल ऑयल को, तो मिनरल ऑयल की वजह से 20% है. और उसके बाद अदर्स में आता है 7%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लैंड पॉल्यूशन कर रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स, 42%. उसके बाद है हैवी मेटल्स, 31%. और उसके बाद आते हैं मिनरल ऑयल, 20%. और फिर बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको मिलाकर आते हैं 7%. The different types of pollution that are found in contaminated soil are listed in the subsection. अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये जो 4 चीज़ें हमने देखी हैं, ये लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं. तो इन लैंड के पॉल्यूटेंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. 4 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं: हाइड्रोकार्बन, हैवी मेटल, मिनरल ऑयल और अदर. और बेसिकली पॉल्यूशन में कौन सी चीज़ें होती हैं? जो कि पहले से नहीं बनी थी, ह्यूमंस ने उनको बनाया, सिंथेसाइज किया है. तो देखो, आज हमने क्या क्या कवर किया है. सबसे पहले आज हमने पढ़ा है सॉइल पॉल्यूशन के बारे में. तो सॉइल पॉल्यूशन बेसिकली क्या है? जब सॉइल का कंटामिनेशन हो जाता है. कंटामिनेशन मतलब जो भी ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सॉइल में जहर का काम कर रहे हैं, यानी कि सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं. कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि सॉइल के लिए अच्छी नहीं है, सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं. तो अगर ऐसी चीज़ें मिक्स हो रही हैं और सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं सॉइल का पॉल्यूशन. और सॉइल का पॉल्यूशन एक सीरियस इशू है हमारे लिए, क्योंकि सब लोगों की हेल्थ इस पर निर्भर है, जुड़ी हुई है. अब हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि अगर कोई भी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ बेंजीन बहुत ज़्यादा है, तो उसे ल्यूकेमिया के भी चांसेस रहते हैं. इस पॉइंट से मतलब क्या था कि हम समझें लैंड पॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक है. फिर हमने पढ़ा कि सॉइल के लिए कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो सॉइल पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं. तो मेन हमने 3 पॉइंट स्टडी किए हैं. तो सबसे पहला था एग्रीकल्चर, दूसरा था एक्सेसिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, और तीसरा था पुअर मैनेजमेंट और इनएफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. तो तीनों हमने ये पढ़ लिए हैं. उसके बाद हमने ये पढ़ लिया है कि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं कंटामिनेट सॉइल में वो कौन कौन से होते हैं. तो बेसिकली वो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें ह्यूमन ने बनाया है, पहले से वो अर्थ पर प्रेजेंट नहीं थे. तो हमने 4 के बारे में स्टडी किया है: हाइड्रोकार्बन, हैवी मेटल्स, मिनरल ऑयल और अदर्स. तो ये 4 बेसिकली
ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।